हेलो बच्चों, विनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी जीएस की 2020 सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन शासक अकबर का अग्रदूत था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार को लागू किया। इसी ने सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। इसी ने क्या किया? प्रशासनिक सुधारों को सबसे पहले लागू किया, इसीलिए इसे अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये शासक कब बना? तो ये शासक बना 1540 ईस्वी में, और इसके बचपन का नाम था फरीद। इसके बचपन का नाम था फरीद, क्लियर है। और इसी ने क्या किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। इसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। जहांगीर अकबर का लड़का था, और इसी के समय में चित्रकारी जो थी वो अपने सबसे चरम पर थी। अलाउद्दीन खिलजी, इसे ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, इसे सिकंदर गाजी भी कहा जाता है। इसे सिकंदर गाजी भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को नए शहर बसाने का बहुत शौक था, इसलिए इसने जौनपुर, जो कि अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, क्योंकि उसके बचपन का नाम जौना खां था, उसी के नाम पर इसने जौनपुर नगर बसाया। और फतेहाबाद, जो कि हरियाणा में है, और फिरोज़ाबाद जैसे शहर। फिरोज शाह तुगलक को फिरोज़ाबाद शहर बहुत ज़्यादा पसंद था। कौन सा शहर? फिरोज़ाबाद शहर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो क्लियर है, आपको बातें इतनी समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, किबिथू, इंदिरा कॉल, गौर माता। ये आपके भारत का दक्षिणी एरिया है ऐसे। तो यहाँ पर आपका यहाँ जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर एक लक्षद्वीप पड़ता है। इसी में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय भूभाग का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो वह तमिलनाडु में कन्याकुमारी। और ऐसे ही आपसे अगर पूरब में पूछ लिया जाए कि पूरब में भारत का पूर्वी बिंदु कौन है, तो है किबिथू, जो कि पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिमी बिंदु कौन है, तो गौहर माता, जो कि गुजरात के पाटनपुर ज़िले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात के पाटनपुर ज़िले में। अगर आपसे पूछ ले सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कौन सा? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में ये वर्णित है कि सेना और शिक्षा से संबंधित बाकी उपाधियों को छोड़कर बाकी उपाधियों का क्या कर दिया जाएगा? अनुच्छेद 18 के तहत अंत कर दिया जाएगा। जैसे शिक्षा से संबंधित जैसे डॉक्टरेट की उपाधि, और सेना में जैसे कैप्टन की उपाधि, इनका अंत नहीं होता है, लेकिन बाकी सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया है।
तो उपाधियों का जो अंत है वो संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता, यानी कि सभी को विधि के अनुसार, विधि के समझ समता, सभी को विधि के समझ मतलब समान अधिकार दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, इसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कि मनुष्य में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी मनुष्य एक समान है। अनुच्छेद 19 अपनी बात रखने का, यानी कि वाक स्वतंत्रता। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये है आर्टिकल 19 क्लॉज ए, यानी कि अनुच्छेद 19 ए में। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 18। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर स्थित है ऑप्शन ए उड़ीसा, हैदराबाद में, दिल्ली में या गुजरात में। तो ये स्थित है ऑप्शन ए उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ये भगवान सूर्य का मंदिर है। किसका मंदिर है? ये भगवान सूर्य का मंदिर है। सूर्य का मंदिर है और इसे गंगवंश के राजा, किसने? गंगवंश के शासक किसने? गंगवंश के शासक नरसिंहदेव वर्मन ने। अभी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वह मंदिर कौन है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। तो सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है कोणार्क मंदिर। सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा मंदिर है? तो यह है कोणार्क मंदिर। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो ये मूसी नदी किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। गुजरात में अगर आपसे पूछे कौन सा मंदिर है, तो ये भगवान शिव को समर्पित सोमनाथ मंदिर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेन स्वांग की पुस्तक का क्या नाम था? तो हेन स्वांग की पुस्तक का नाम था ऑप्शन ए सियुकी। हेन स्वांग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यात्रियों का राजकुमार। अब ये यहाँ आया क्यों था? तो ये हेन स्वांग यहाँ पर आया था बौद्ध शिक्षा के लिए। किस लिए आया था? बौद्ध शिक्षा के लिए। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब हेन स्वांग भारत आया था उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक कौन थे, मतलब हेड कौन थे? तो वो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। क्लियर है? फोकिकी किसकी रचना है? तो फोकिकी फाहियान की रचना है। किसकी रचना है? फाहियान की, जो कि गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हाँ, आपसे यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि हेन स्वांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के काल में। रहला किसकी पुस्तक है? तो रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। ये किसके समय में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके समय में? तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑप्शन डी अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये किसकी रचना है? ये रचना है कालिदास की।
कालिदास को और किस नाम से जाता है? तो इन्हें संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत का शेक्सपियर। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालिदास किस राजा के शासनकाल में थे? तो ये गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। किसके समय में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आई हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा गांव कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए भारत में। कहाँ स्थित है? भारत में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। कहाँ स्थित है? गाजीपुर जिले में। और इस गांव का नाम है गहमर गांव। गहमर गांव। क्या नाम है इस गांव का? गहमर गांव। तो गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है। चाइना, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। ऑप्शन सी जापान, इसे उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किलिमंजारो। किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई 5895 है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया में। कहाँ स्थित है? तंजानिया में। एवरेस्ट, तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और नेपाली लोग इसे क्या कहते हैं? तो इसे नेपाली लोग सागर माथा कहते हैं। क्या किस नाम से पुकारते हैं? सागर माथा। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8850। इसकी सागर माथा की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप या अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से बर्फ़ की चादरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। एशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं? तो यह नदी है ऑप्शन ए इरावदी। इरावदी को म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। किस नदी को? इरावदी नदी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है नैपीयडा। नैपीयडा। इसमें आप देख ही रहोगे कि म्यांमार में इसमें क्या है? इसमें सेना का शासन है और उनकी जो वैश्विक नेता है आंग सान सू, उनको क्या किया गया है? उनको जेल में बंद कर दिया गया है। शारदा नदी, इसे काली नदी भी कहते हैं। ये नेपाल और भारत के बीच की सीमा बनाती है। लिम्पोपो नदी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी है। ये मकर रेखा को दो बार काटती है। हांगो नदी,
तो इसे पीली नदी भी कहते हैं क्योंकि ये अपने साथ पीली मिट्टी लाती है। और इसे और भी किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ दामोदर बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी, वैसे ही हांगो नदी किस नाम से, चीन के शोक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये हमेशा अपनी क्या करती है, अपनी रूट को चेंज किया करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद में ही विश्व प्रसिद्ध क्या स्थित है, गोल गुंबज स्थित है। क्या स्थित है, गोल गुंबज। और क्या स्थित है, चार मीनार। नर्मदा नदी, तो जबलपुर किसी किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। वहाँ से नर्मदा निकलती है। और ये स्थित कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसको अनूप शहर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ही ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। गंगा नदी, तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी नदी है, गंगा नदी। यमुना नदी दिल्ली किसके किनारे स्थित है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1916। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1923। अगर आपसे पूछ ले कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने। किसने की थी, चित्तरंजन दास ने। इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, देशबंधु के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है? चलिए 1925, तो 1925 में लखनऊ के काकोरी के पास एक कांड हुआ था जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, जिसके तहत रोशन लाल अशफाक उल्लाह और अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को क्या था, फांसी दे दिया गया था। किसको फांसी दिया गया था, तो इसमें रोशन लाल अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में दोषी के लिए क्या किया गया था, फांसी दे दी गई थी। 1919, तो 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। (1916) 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। अगर आपसे पूछ लिए किसके बीच हुआ था, तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खेड़ा विद्रोह कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1918। 1918 में खेड़ा विद्रोह हुआ था। तो ये हुआ क्यों था, क्योंकि ये हुआ था जमींदारों की ज़्यादा माल गुजारी के कारण, क्योंकि अन्न उतना हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी लोगों को लगान बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इस विद्रोह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। गांधी ने किया था। और खेड़ा कहाँ पे स्थित है, तो खेड़ा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। 1917, तो 1917 में हुआ था चंपारण विद्रोह। कौन सा विद्रोह, चंपारण विद्रोह।
और ये किस लिए हुआ था? तो ये तिनकठिया प्रथा के लिए हुआ था। तिनकठिया प्रथा को हम जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। 1928 में, तो 1928 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1928 में हुआ था बारदोली विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। इसी विद्रोह के दौरान बारदोली की जो स्त्रियां थीं, उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसमें हुआ क्या था? इस समझौते के तहत हुआ यह था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे, को ख़त्म कर देंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। गोलमेज सम्मेलन में क्या करेंगे? सम्मिलित होंगे। क्लियर है? इतना बातें आपको समझ में आई? ऑप्शन बी 12 मार्च 1930। तो इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 अगस्त 1922। 5 अगस्त 1922 को एक चौरा चौरी स्थान है जहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने क्या किया था कि चौरी चौरा में एक पुलिस थाना था जहाँ पर कई पुलिस वाले थे। उनको क्या किया? उनको क्या नाम है, बंदी बनाकर और थाने में क्या कर दी? आग लगा दी, जिससे कि पूरे पुलिस वाले मारे गए। और इस कांड को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। इसी कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय अभी पूरी तरह स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं हुए हैं। क्लियर है? ऑप्शन डी 6 सितंबर 1932। तो इस दिन गांधी जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट तो ये हुआ क्यों था? हुआ इसलिए था क्योंकि गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों से भारत में शूद्रों के लिए, मतलब जो शूद्र थे उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसके कारण गांधी जी नाराज हो गए थे और उन्होंने पूना के यरौदा जेल में अनशन कर लिया था। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो ये किन के बीच हुआ था? तो ये गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर के बीच। क्लियर है? इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हरिशेन ने, बाणभट्ट ने, रवि कीर्ति ने या वसुमित्र ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरिशेन ने। हरिशेन कौन था? तो हरिशेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त का, किसका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त को हम और किस नाम से जानते हैं? तो समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भारत के नेपोलियन के नाम से, क्योंकि इसने भारत के जो उत्तरी भारत के 12 राजाओं को और दक्षिणी भारत के 9 राजाओं को हराया था। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बाणभट्ट इस किसके शासनकाल में कवि था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में कवि था और इसी ने हर्षचरित व कादम्बरी नाटक लिखे। किसने लिखे? तो ये लिखे थे बाणभट्ट ने। किसने लिखे थे? बाणभट्ट ने। रवि कीर्ति, तो इसी ने ऐहोल प्रशस्ति लिखी थी। किसने लिखी थी? ऐहोल प्रशस्ति। तो ये किसके लिए थी? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के लिए थी, जिसने
किसके ऊपर लिखी थी? तो पुलकेशिन द्वितीय। इसी ने हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को क्या किया था? रोक दिया था। वसुमित्र, ये कनिष्क के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। बौद्ध संगीति का क्या था? तृतीय बौद्ध संगीति, सॉरी यहाँ का चतुर्थ बौद्ध संगीति का लिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या था? अध्यक्ष था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कनिष्क किस वंश का था, तो ये कुषाण वंश का था। कुषाण वंश के लोग अपने आप को देवपुत्र मानते थे। क्या मानते थे? देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने चलवाए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कुषाण वंश। अगर आपसे पूछिए कुषाण वंश किससे संबंधित है, तो ये यूची जनजाति से संबंधित है। किससे? यूची जनजाति से संबंधित है। और इनका प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी शासक जो था वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। गुप्त वंश, अगर आपसे पूछ लिए सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश ने चलवाए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो गुप्त वंश ने चलवाए। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के वो कुषाण वंश ने चलवाए थे। सातवाहन वंश, तो इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन एक क्या है? एक उदासीन कण है। कैसा कण है? एक उदासीन कण है, यानी कि ना ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। मोजले, तो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। किस सारणी का? आधुनिक आवर्त सारणी का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसलिए मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी को ज़्यादा सटीक माना गया है। मेंडलीफ, इसी ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी की रचना की थी। लेकिन इसकी आवर्त सारणी को उतना प्रमाणिक नहीं माना गया, क्योंकि इसने क्या किया? क्योंकि इसने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का निर्धारण किया। रदरफोर्ड, इसने प्रोटॉन की खोज की। किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? ऑप्शन ए, 746 वॉट। कितने वॉट? एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। अगर आपसे पूछे वॉट किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ऑर्निथोलॉजी, सेरिकल्चर, ऑस्टियोलॉजी या जेनेटिक्स। तो पक्षियाँ क्या करती हैं? पक्षियाँ उड़ती हैं, तो इसीलिए इनके अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ऑर्निथोलॉजी। क्या करती हैं? ये उड़ती हैं, इसलिए इनके अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। सेरिकल्चर, तो ये रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। किससे? रेशम कीट के उत्पादन से। ऑप्शन सी, ऑस्टियोलॉजी। अस्थि, यानी कि किससे बनता है? ये अस्थि से बना, और अस्थियों को हम क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं। यानी कि ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? अस्थियों, यानी कि हड्डी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? हड्डी का। जेनेटिक्स, तो ये आनुवांशिकता के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आनुवांशिकता के अध्ययन से संबंधित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केचुआ, केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है? केचुआ को हम वर्मी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? जो वर्मी होता है, इसलिए इसके अध्ययन को हम क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वर्मी कल्चर।
केचुआ को हम और किस नाम से जानते हैं? तो केचुआ को हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसानों को हम मित्र भी कहते हैं। किसानों का मित्र भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी बाबर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर ने। अगर आपसे पूछिएगा कि इसका निर्माण क्यों कराया गया था, तो अकबर ने इसका निर्माण गुजरात विजय के लिए, गुजरात विजय के बाद कराया था। किसके बाद? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था बुलंद दरवाजे का। अब बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। औरंगजेब ने किसका निर्माण? तो औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। इसे ही ताजमहल का फूहड़ नमूना कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजमहल का फूहड़ नमूना। शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी बाबर ने। तो बाबर ने मुगल गार्डन का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था? मुगल गार्डन। क्लियर है?